धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 9 अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। चलते हैं पहली खबर की तरफ। तो पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, काफी महत्वपूर्ण खबर है। बहुत दिनों बाद, एक लंबे अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच भी मामलों की सुनवाई कर सकेगी। बता दें आपको, अभी तक का जो नियम कानून था वो ये था कि डबल बेंच यानी कि 2 जजों की बेंच या इसके अलावा 3 जजों की बेंच, फिर 5 या 7 या 9 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई किया करती थी। लेकिन अब कल से यानी कि बुधवार से यानी कि 13 मई से सिंगल बेंच भी सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई कर सकेगी। अब यहां सवाल पैदा होता है, साहब कैसे मामलों की सुनवाई कर सकेगी? क्योंकि संवैधानिक बेंच जो होती है वो 5 जजों की मानी जाती है, तो वो संविधान के मामलों की तो सुनवाई करनी ही नहीं लग जाएगी। तो वो कैसे मामलों की सुनवाई करेगी वो थोड़ा सा जान लीजिए। बताया जा रहा है कि जमानत से जुड़े हुए जो मामले हैं, जिनमें 7 साल से कम की सजा के मामले हैं, वो सिंगल बेंच सुनवाई कर सकेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य से जुड़ा हुआ जो मामला है, या एक राज्य से दूसरे राज्य में वो मामले को कहीं शिफ्ट करना है, होता है मामला कि बहुत से लोग हम इधर सुनवाई नहीं कराना चाहते हैं, हमारे मामले को ट्रांसफर कर दीजिए, दूसरी स्टेट में भेज दीजिए। तो ऐसे जो मामले हैं उनकी सुनवाई फिलहाल ये कर सकेगी। बता दें आपको, पहले भी ऐसी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में हुआ करती थी, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया कि साहब हाई कोर्ट जितने हैं वो डबल बेंच वहाँ पे होती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आके सिंगल बेंच मामले को सुनेगी क्या ये ठीक लगता है? ये नहीं होना चाहिए। तो बताया गया कि उसके चलते उस व्यवस्था को खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब लॉकडाउन के चलते बढ़ गए मामलों को देखते हुए एक सिंगल बेंच यानी कि कई सारी सिंगल बेंच होंगी, सिंगल बेंच की व्यवस्था को दोबारा से चालू कर दिया गया है। ये एक अच्छी खबर है। अभी ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई करेगी। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं शिक्षा मित्र। जी हां, ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इनका कहना है कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी थी जिसके तहत कट ऑफ के जरिए टीचरों की भर्ती होनी है। असिस्टेंट टीचर्स यानी कि सहायक अध्यापकों की 69,000 अध्यापकों की भर्ती होनी है। क्यों लगाई थी रोक, वो थोड़ा समझ लेते हैं। 65% जिनके नंबर हैं वो जनरल कैटेगरी के अगर लोग हैं तो उनकी भर्ती आसानी से हो जाएगी। इसके अलावा जो रिजर्व कोटे के लोग हैं यानी कि आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं उनको 60% तक नंबर होंगे तो उनकी भर्ती कर दी जाएगी। सिंगल बेंच ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन डबल बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस पर से रोक हटा दी है, जिससे सरकार के फैसले को बड़ा वो मिला है समर्थन एक तरीके का, और सरकार अब लग गई है बड़ी तेजी से। बताया ये तक जा रहा है कि इसमें अब जल्द से जल्द तमाम टीचरों की भर्ती कर दी जाएगी। लेकिन यूपी बेसिक शिक्षा परिषद और सरकार के इस फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्र पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने वहां पे पिटीशन दाखिल की है। अब देखते हैं क्या भर्ती हो जाने से पहले इनकी पिटीशन सुनवाई होगी और हाई कोर्ट के फैसले पे कोई रोक लगेगी, या उधर वो प्रक्रिया चलती रहेगी और इधर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। यूपी प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन की ओर से ये पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आखिर मरीज को डॉक्टर के पास जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने पूछा है सरकार से। साथ ही आगरा के एसपी से भी पूछा है, भाई क्यों नहीं दे रहा? अगर आदमी मरीज है, डॉक्टर के पास जाना जा रहा, तो क्यों अनुमति नहीं दे रहा? भाई तू जवाब दे, दाखिल करी यहाँ से आके। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक कैंसर पीड़ित हैं जिनको मुंह का कैंसर है। उनका कहना है कि मैं 3रे स्टेज में हूँ और कभी भी मुझे कहीं भी ले जाया जा सकता है डॉक्टर के पास। लेकिन इसके लिए जब हमने एसपी से अनुमति मांगी यानी कि इजाज़त मांगी ले जाने की, और हमने कहा कि हम तो अपनी कार अपने वाहन से ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। तो ये पिटिशनर पहुँच गए हाई कोर्ट। अच्छी बात है, कम से कम एक पिटिशनर हाई कोर्ट पहुंचा है, उसके जरिए और लोगों के लिए राह खुलेगी। लेकिन ऐसा ना हो जैसा गाजीपुर वाले मामले में हुआ। वहां के सांसद अफजाल अंसारी अजानबंदी वाले मामले को लेकर पहुंचे इलाहाबाद हाई कोर्ट। 5 तारीख को उसकी सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, और आज जब मैं आपके सामने खबर रख रहा हूं 12 तारीख, हमारी जानकारी के मुताबिक अभी तक उसमें फैसला नहीं आया। फैसला सुरक्षित रखा गया। कमाल की चीज़ है। 7 दिन तक क्या करते हैं जी फैसला सुरक्षित करके? कमाल की चीज़ है ना जी, थोड़ा सा गौर कीजिएगा उस पर।
क्योंकि वो अपनी कार से जाना चाहता है, और ऐसे में अगर वो अपनी कार से जाना चाहता है तो आपको दिक्कत क्या है ये भी बताएं। ये तमाम चीज़ें कही हैं और जवाब तलब किया है। जो जस्टिस साहिबान हैं उनका मैं थोड़ा सा नाम आपके सामने जिक्र कर देता हूं, जिनका नाम है जस्टिस भारती सप्रू, और दूसरे जो जस्टिस हैं जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल। इनकी बेंच ने ये जवाब तलब किया है। मैं 24 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। पीड़ित का नाम सुरेंद्र जैन है, वो आगरा के रहने वाले हैं, मुंह के कैंसर से पीड़ित हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को शर्जील इमाम ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अब देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में करता क्या है। मामला क्या है थोड़ा समझ लीजिए। एक अदालत होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक होती है हाई कोर्ट, एक होती है सुप्रीम कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि निचली अदालत के फैसले को शर्जील इमाम ने चुनौती दी है। किस आधार पर चुनौती दी है? शर्जील इमाम का कहना है कि वो 28 जनवरी से जेल में बंद है, और जेल में बंद रहने के बाद 90 दिन के भीतर उससे जुड़े हुए तमाम मामलों में चार्जशीट दाखिल कर देनी चाहिए थी, लेकिन चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। और 25 अप्रैल को निचली अदालत ने यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अगले 90 दिन की और इजाज़त दे दी, यानी कि 3 महीने की और इजाज़त दे दी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ग्राउंड बनाया कि साहब लॉकडाउन लागू है, माई बाप हम सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं, हम जांच नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे चार्जशीट दाखिल कर। उठा के दिल्ली हिंसा के और जामिया हिंसा से जुड़े लोगों को जेल में तो ठोक रहे हैं साहब, जाँच नहीं कर पा रहे हैं साहब। कमाल की चीज़ है। खैर दिल्ली पुलिस है, खैर कुछ भी कह सकती है। आज तक जेएनयू के डंडेबाजों को नहीं पकड़ पाई है, नकाबपोशों को नहीं पकड़ पाई है, लेकिन 56 इंच का सीना लेके कांदला पहुंच जाती है फार्म हाउस में मौलाना साद को ढूंढने के लिए। तो इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब देखेंगे हाई कोर्ट इसमें क्या करेगा। साथ ही शर्जील इमाम ने कहा कि मुझे ज़मानत दी जाए, अगर ये लोग सबूत नहीं जुटा पा रहे हैं, चार्जशीट नहीं कर पा रहे हैं और मेरे खिलाफ अभी तक कोई ऐसा इनको सबूत नहीं मिला है, तो मुझे रिहा किया जाए ज़मानत पर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जैसिका हत्याकांड के दोषी मनु शर्मा भी बाहर आ सकते हैं साहब। उन समेत 22 लोगों को जेल से बाहर आने की इजाजत मिल सकती है। सेंट्रल रिव्यू बोर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गठन हुआ है, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में SRB बुला सकते हैं हम लोग, उनकी हाल फिलहाल में मीटिंग हुई। उनके सामने 37 ऐसे कैदियों के मामले लाए गए, जिनमें से 12 कैदियों के मामले पर सहमति बनी और 22 कैदियों के मामले पर सहमति बनी, और 22 कैदियों वाली वो फाइल LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली यानी कि राज्यपाल को भेज दी गई। अब राज्यपाल को उसमें फैसला लेना है। बताया जा रहा है उसमें मनु शर्मा का भी नाम है। मनु शर्मा जैसिका हत्याकांड का दोषी है और जेल के अंदर सजा काट रहा है। पुलिस और जेल प्रशासन ने इस मामले में पुष्टि करने से फिलहाल इनकार किया है। लेकिन बता दें आपको, मनु शर्मा इससे पहले SRB के सामने 5 बार अपना पक्ष रख चुका है, लेकिन SRB ने हर बार कहा ठीक है भैया अगली मीटिंग में अपने पक्ष को सामने रखना, अपनी फाइल को सामने रखना, तब देखेंगे, गौर करेंगे क्या तुम्हें भी छोड़ा जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SRB कोरोना महामारी के चलते जेलों से भीड़ करने में लगी हुई है और वहाँ से कैदियों को निकालने में लगी हुई है। लेकिन दिल्ली पुलिस दिल्ली हिंसा और जामिया हिंसा के नाम पर लोगों को जेल में ठोकने में लगी हुई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में चालू नहीं करवाया जा सकता है 4G इंटरनेट। साहब कमाल की खबर है ना जी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई को इस मामले पर सुनवाई कंप्लीट कर ली थी और कल 11 मई को उसने अपना फैसला सुना दिया। फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि वो सरकार को ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकता है कि वहां पर 4G इंटरनेट की सुविधा शुरू की जाए। 2G इंटरनेट फिलहाल वहां चल रहा है, जिसके चलते वहां के बच्चे ऑनलाइन क्लास का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। उसी को ग्राउंड बनाकर, आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई थी। लंबे समय तक इस पर सुनवाई हुई। 4 मई को इसमें फैसला सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन अब 11 मई को आए जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हम वहां पे 4G सेवा शुरू करने का अदालत को, सरकार को आदेश नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक चीज जो कही है खास तौर पर, वो थोड़ा सा देख लीजिए। कहा है कि केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हाई पावर एक कमेटी बनाए। उस कमेटी के अंदर होम मिनिस्ट्री का एक होम सेक्रेटरी हो, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी हो, और इसके अलावा संचार सेक्रेटरी होना चाहिए, यानी कि जो संचार मंत्रालय देखता है। इन तीनों सेक्रेटरी को बनाए और ये डिसाइड करे कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी आंचना है और लोगों के जो मानवाधिकार हैं उन का भी पालन कराया जा सके, दोनों के बीच संतुलन बैठाया जा सके। ये हाई पावर्ड कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट पेश करे। अपने गले से उतार के माला दूसरे के गले में पहना दिया, भैया तुम ही कर लो जो करना है।
बता दें आपको, इस मामले में कोर्ट पहुंची सरकार, यानी कि मोदी सरकार ने कहा था कि साहब अगर हमने वहाँ 4G चालू कर दिया ना जी, तो वहाँ पे आतंकवादी आने लगेंगे जी। आतंकवादी तो इब्जा भी आ रहे, 2GB चलने पे भी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको भी हम लोग कोर्ट ही मानते हैं। एक तरीके की तमाम जितने भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये कोर्ट ही होते हैं। यहाँ से एक अच्छी खबर आई है, मुझे लगा इससे आप लोग सीख समझ सकते हैं। दिल्ली का एक इलाका है मायापुरी, बताया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोरवेल कर रखा है, और वो तमाम बोरवेल जो हैं अवैध रूप से हैं, पानी निकालते हैं, टैंकरों में भरते हैं, और टैंकर माफिया लाखों कमाते हैं उसके जरिए। एक पिटीशन यहाँ पे दाखिल की गई थी जिसमें कहा था कि इन बोरवेल पर फौरन रोक लगाई जानी चाहिए। तो अब एक 137 बोरवेल पर सील करने का ऑर्डर जारी किया है और कहा है 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट जल बोर्ड NGT के सामने पेश करे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, उनसे जुर्माना वसूले। तो ये नज़ीर के तौर पे आप रख सकते हैं। आपके यहाँ भी अगर कुछ ऐसा हो रहा हो, पानी की कालाबाजारी कुछ लोग ऐसे कर रहे हो, तो उस मामले को लेकर आप भी NGT जा सकते हैं। बता दें आपको, दिल्ली में बोरवेल करने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पाइप के ज़रिए सरकार जो पानी पहुँचा रही है उससे ही आपको अपने घर में नहाना धोना, खाना पीना सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन कुछ माफिया हैं जो इतने ताकतवर हैं कि जहाँ नरेंद्र मोदी बैठे हैं, जहाँ अमित शाह बैठे हैं, जहाँ अरविंद केजरीवाल है, जहाँ हाई कोर्ट है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ भी बोरवेल करके ना पानी निकाल के टैंकरों में भर के बेच ले, लाखों कमा ले। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले में सचेत रहें ग्राहक, यानी कि मोबाइल धारक। ये ट्राई ने कहा है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये बाकायदा एक बयान जारी किया है। अब ये भी एक अथॉरिटी है, बाकायदा रूलिंग बनाती है टीवी का, इंटरनेट से जुड़े हुए मामलों का, तो हम इसको भी कोर्ट में शुमार करते हैं। ऐप के अलावा आपने देखा होगा कि अगर आप किसी नंबर के ज़रिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, एक तो ऐप डाउनलोड कर लिया अपने मोबाइल में, उससे हो जाता है। एक आपको कंपनी वाले नंबर दे देते हैं, भाई इस नंबर पे कॉल कर, नंबर पे कॉल करेगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी। तो उसमें बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल कॉल के चार्जेस वसूले जा रहे हैं। अगर आप कस्टमर केयर में शिकायत करते हैं इस मामले की, तो उसके लिए भी इंटरनेशनल कॉल के चार्जेस वसूले जा रहे हैं। ये मामला ट्राई के सामने पहुंचा, ट्राई ने इस मामले पर गौर किया, और गौर करने के बाद अब उसने मोबाइल धारकों से कहा है कि वो सचेत रहें, ऐसे किसी नंबर के जरिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ना करें। बता दें आपको, आजकल लॉकडाउन है तो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मीटिंगें कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। अब वहाँ बताएं भाई वो कौन से सिस्टम पे करते हैं, कौन सा ऐप है उनका, जूम पे करते हैं या किसी और ऐप पे करते हैं, ग्रुप बना के करते हैं, कैसे करते हैं बताना उनको भी चाहिए, ताकि लोगों में लगे कि भाई जब प्रधानमंत्री उस वाले से कर रहे हैं हम भी उसी वाले से करें। और हमारे देश में तो कल्चर यही है कि प्रधानमंत्री मास्क लगा ले तो उसी रंग का लोग मास्क लगावें, गले में गमछा उसी रंग का डाल ले तो उसी रंग का गमछा मार्केट में बिकने लगे, वही जैकेट बिकने लग जा। तो क्यों ना सरकार को इस मामले में बताना चाहिए। अगर ट्राई इतना संजीदा है तो सरकार को भी संजीदा होना चाहिए। हालांकि यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि ट्राई जो है वो एक इंस्टीट्यूट है, उसका संजीदा होना लाजमी है, सरकार ही तो है वो भी एक तरीके की। अगली खबर का रुख कर लेते। मौलाना साद के खिलाफ दर्ज मामले की जांच कराई जाए NIA से। साहब कमाल है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको बनाया गया 2008 में, जिसका काम है आतंकवाद से जुड़े हुए मामलों की जांच करना। अब उस मामले में नया मोड़ आ गया है कि उससे कहा जा रहा है कि NIA को जांच दी जाए मौलाना साद से जुड़े हुए मामले की। मुंबई के एक एडवोकेट हैं घनश्याम उपाध्याय, उन्होंने दिल्ली के एक एडवोकेट की मदद से दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की है और कहा है साहब ये जो मौलाना साद वाला मामला है इसकी जांच NIA से कराई जाए। बता दें आपको 31 मार्च से दर्ज FIR में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। बहुत सारे लोगों से पूछताछ कर चुकी है। मामला कभी ED पे पहुंच जाता है और कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक भी बढ़ते बढ़ते पहुंच जाता है, और इसमें उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज किया जा चुका है। लेकिन अब एक नया मोड़ है कि NIA से जाँच कराई जाए। हालांकि एक स्टंट भी होता है, वकीलों को वैसे तो कोई जानता नहीं है, बहुत सारे को बेचारे PIL लेके पहुंच जाते हैं, और यार ये मामला गर्म है इसमें मैं PIL डाल देता हूं, अखबारों में खबरें छपेंगी, चैनल वाले भी दिखाएंगे, धाकड़ खबरें भी दिखाएगा कोर्ट बुलेटिन के अंदर, कम से कम घनश्याम उपाध्याय का नाम तो होगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस से मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।